नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 हुए और हम हाजिर हो गए आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज की हमारी मेहमान है वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्वागत आपका। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मोना, प्रो लीग में लंदन में आज भारतीय टीम ने पेनल्टी में 4-2 से जीत हासिल की। आप इसे भारत की अच्छी जीत मानेंगी या ऐसा कहेंगी कि एक और अंक लेने का जो मौका था भारत के पास वो उसने गंवा दिया? बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय टीम ने शुरुआत की थी, लग रहा था कि निर्धारित समय के भीतर ही भारत को ये जीत दर्ज कर लेनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ये जरूर मैं कहूंगी कि अच्छी जीत इसीलिए है क्योंकि हम पहले जिस तरह से यूरोप चरण की हमारी शुरुआत हुई थी, पहले 2 मैच हम हारे थे और उसके बाद जो वापसी की है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये उत्साहवर्धक जरूर होगी। हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर भी और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। FIH प्रो लीग में भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ब्रिटेन को 2 के मुकाबले 4 गोल से हराया। जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में भारत ने उज्बेकिस्तान को 22-0 से करारी शिकस्त दी। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में हारे और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। तो बात हॉकी की चल रही थी। लंदन में FIH प्रो लीग में भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ब्रिटेन को 4-2 से पराजित कर दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 4-4 की बराबरी पर थी। मैच के फैसले के लिए शूटआउट का सहारा लिया गया, जिसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल की। अंक तालिका में ब्रिटेन 11 मैच में 26 अंक लेकर पहले स्थान पर है। भारत 12 मैच में 24 अंक लेकर दूसरे नंबर पर है। भारत का अगला मुकाबला 7 जून को नीदरलैंड से होगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक समय ऐसा था, अगर हम बात करें इस मुकाबले की, 27वें मिनट तक भारत 3-1 से आगे था और ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से बेल्जियम को कल हराया था भारत ने, कुछ उसी तरह की जीत भारत को आज भी मिलने वाली है। लेकिन इंग्लैंड के सिर्फ एक खिलाड़ी वॉर्ड सैम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, 4 गोल इस मैच में दागे और मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया। आप क्या मानेंगे कि भारतीय टीम को जो अंतिम समय में जो चूकने की एक आदत है वो अभी भी पुरानी आदत है? जब से मैं हॉकी कवर कर रही हूँ, बार बार इस पर हम चर्चा करते हैं कि आखिरी मिनटों में जो गोल गंवाने की आदत है। हालांकि लग रहा था पिछले कुछ समय में कि इस पर अब भारत ने वो कर लिया है, काबू कर लिया है और अब आखिरी क्षणों में हम गोल नहीं गंवाते। लेकिन आज जिस तरीके का, और अभी तो ये स्कोर लाइन जो आप देख रहे हैं, अगर PR श्रीजेश ने चुस्त गोलकीपिंग नहीं की होती तो शायद परिणाम कुछ और भी हो सकता था। तो यहाँ पर भारतीय डिफेंस को थोड़ा और काम करना पड़ेगा आखिरी क्षणों में, और जो नए कोच आए हैं उनको, क्रेग फुलटन, उनको इस पर गौर करना पड़ेगा कि ये इस तरह की गलती, क्योंकि जब आप प्रो लीग जैसा कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं और एक अंक जहां बहुत महत्वपूर्ण है, वहां आपने जो 1 अंक गवा दिया, पूरे 3 अंक हासिल करने का मौका गवा दिया, तो यहां ये जरूर निराशाजनक प्रदर्शन है। और यहां पर भी मैं कहूंगी कि मैच के हीरो गोलकीपर ही रहे, क्योंकि उन्होंने पेनल्टी शूट आउट में इंग्लैंड को गोल नहीं करने दिया, जबकि इंग्लैंड के हौसले पूरी तरह से बुलंद थे। और भारतीय हरमनप्रीत की खास तौर पे तारीफ करना चाहूंगी कि बेल्जियम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद उस लय को उन्होंने इस मैच में भी बरकरार रखा और सारे अनुभवी खिलाड़ियों ने पेनल्टी शूटआउट में गोल किए, चाहे मनप्रीत हो, चाहे ललित हो, चाहे हरमनप्रीत हो, और अभिषेक ने भी शायद 1 गोल किया है। तो फिर अंत भला तो सब भला, ये 1 अंक अतिरिक्त मिल गया। लेकिन हाँ, ये मायूसी जरूर खेमे में होगी कि 1 अंक और वो ले सकते थे। जी बिल्कुल। अगर आप इस मुकाबले को देखें तो हरमनप्रीत ने 6ठे मिनट में गोल किया, लेकिन 7वें मिनट में ही बराबरी कर ली वॉर्ड सैम के गोल की बदौलत। और उसके बाद 18वें मिनट में मनदीप सिंह ने गोल किया भारत के लिए। फिर 27वें मिनट में सुखजीत सिंह ने गोल करके 3-1 से भारत को आगे कर दिया था और इस समय मुकाबला एक तरफा लग रहा था। लेकिन उसके बाद जो वापसी की इंग्लैंड की टीम ने 39वें और 46वें मिनट में फिर से वॉर्ड सैम ने गोल किया, लेकिन 49वें मिनट में अभिषेक, जैसा आपने कहा कि उन्होंने गोल किया और भारत को फिर से एक बार आगे किया। लेकिन फिर 3 मिनट बाद ही भारत वो बराबरी का गोल खा बैठा वॉर्ड सैम के गोल की बदौलत। लेकिन एक खास बात और कि इस मुकाबले के अंतिम समय में भी काफी कांटे का जो संघर्ष है वो देखने को मिला, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर जो है वो
55वें मिनट में इंग्लैंड ने हासिल किया और उसके बाद 56वें और 58वें मिनट में भारत ने भी पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। पेनल्टी कॉर्नर चूकने की भी क्या कमी यहां पर आपको महसूस हुई? इस टूर्नामेंट में अब तक का प्रदर्शन देखा जाए तो बिल्कुल बहुत सारे मौके पेनल्टी कॉर्नर पर मिले और भारत उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाया, जबकि हमारे पास खुद कप्तान के रूप में विश्व के सर्वश्रेष्ठ ड्रैग फ्लिकर में से एक है और आधुनिक हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर की क्या भूमिका है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर भी मुझे लगता है कि एक नहीं दो दो तीन तीन आपके पास अगर पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ हैं और उसके बाद भी आप बैक टू बैक पेनल्टी आपको मिल रही है, आप गोल नहीं कर पा रहे, तो यहां पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोच को काम करना होगा, क्योंकि अभी बहुत जल्दी बड़े टूर्नामेंट खेलने हैं भारत को, तो ऐसी कोताही टूर्नामेंटों में नहीं चल पाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये सिलसिला जैसा आपने पहले भी कहा कि अंतिम समय में चूकने का सिलसिला या फिर गोल जो है वो पेनल्टी कॉर्नर पर न बना पाने का सिलसिला काफी लंबे समय से चला आ रहा है। इस पर बार बार चर्चा होती है कि इस पर काम होना चाहिए, इसको ठीक किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं आपको लगता है कि वो जिस तरह से काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है? देखिए, मुझे लगता है ओवरऑल जो डिफेंस का स्ट्रक्चर है उसी पर काम किए जाने की जरूरत है। एक गोलकीपर को और पीआर श्रीजेश भी जो है वो अपने करियर के फाग एंड जिसको कहते हैं आखिरी दौर में है, कब तक वो भारत की दीवार बनकर खड़े रहेंगे। तो ओवरऑल डिफेंस स्ट्रक्चर पर ही यहाँ काम किए जाने की जरूरत है, क्योंकि हम अटैक अच्छा करते हैं, मिडफील्ड में अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन वो छितर पिदर जो होता है आखिरी मिनटों में या एकदम शुरुआती मिनटों में वो हमारा डिफेंस होता है। तो इस पर गौर किए जाने की वाकई जरूरत है। इस टूर्नामेंट की जो पॉइंट टेबल है उसको देखने पर बड़ा दिलचस्प नजारा देखने को मिलता है कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो पहले स्थान पर है, 11 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, 5 ड्रॉ हैं और उसके बाद उसके 26 पॉइंट हैं। भारत दूसरे नंबर पर है, 12 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, 3 ड्रॉ हैं और 3 में हार मिली है, 24 अंक है। स्पेन तीसरे नंबर पर है, 8 मैच खेले हैं, 5 जीता है, 2 ड्रॉ रहे हैं और 1 मैच हारा है, 17 अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम चौथे स्थान पर है, 5वें स्थान पर अर्जेंटीना है। उसके बाद नंबर आता है 6ठे नंबर का जहां जर्मनी है। 7वें नंबर पर बेल्जियम की टीम है जो कल भारत के हाथों 5-1 से हारी थी। नीदरलैंड 8वें स्थान पर है, न्यूजीलैंड 9वें स्थान पर है। अभी तो हमने देखा कि मैच 4-4 से बराबर रहा और ऐसा लग रहा था कि ये मैच ड्रॉ हो गया और जो पॉइंट टेबल भी दर्शाता था, लेकिन यहां पर कुछ देर बाद ये रिजल्ट आया सामने कि भारत 4-2 से जीत गया। लेकिन उसके बावजूद पॉइंट टेबल में ये जो ड्रॉ दिखाई दे रहा है इसका क्या तकनीकी पहलू है? देखिए, जो FIH प्रो लीग के नियम है उसके अनुसार आमतौर पर हम देखते हैं कि पेनल्टी शूटआउट में जो टीम जीतती है उसको पूरे अंक मिल जाते हैं, लेकिन इसमें अगर आप निर्धारित समय के भीतर मैच जीतते हैं तो 3 अंक आपको पूरे मिलते हैं और अगर निर्धारित समय में स्कोर 2-2 से बराबर रहता है और आप पेनल्टी शूटआउट में जीतते हैं तो जीतने वाली टीम को 2 अंक और जो टीम हारी है उसको 1 अंक मिलता है, क्योंकि निर्धारित समय तक ये स्कोर बराबरी पर था तो इसे ड्रॉ के रूप में देखा जाता है। तो भारत को आज एक बोनस अंक मिला है, लेकिन उधर इंग्लैंड को, ब्रिटेन को भी 1 अंक इस मैच से मिला है। बोनस अंक सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन तकनीकी जो पहलू है वो ये है कि अगर आप सीधे तौर पर जीतते तो 3 अंक आपको मिलते, लेकिन आपने चूंकि पेनल्टी शूटआउट में जीत हासिल की है तो 2 ही अंक आपको मिले हैं, क्योंकि निर्धारित समय तक आपका मुकाबला बराबरी पर था। उसके बाद आपको जब आपने पेनल्टी शूटआउट में जीत हासिल की तो उसके 1 अंक आपको मिल गए हैं। ये तो बात रही पॉइंट टेबल की। अब अगला मुकाबला भारत का नीदरलैंड से होना है। बड़ी अच्छी टीम मानी जाती है। अभी तक इस टीम ने सिर्फ 4 मैच खेले हैं पॉइंट टेबल में, हालांकि उस 4 मुकाबलों की वजह से वो 8वें नंबर पर नजर आ रही है, लेकिन 4 मैच खेले हैं, 1 जीता है और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो उसकी स्थिति जो है अभी पॉइंट टेबल में बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन आगे आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि नीदरलैंड से जो भारत का मुकाबला होगा वो कितना कठिन रहेगा या कितना आसान रहेगा? देखिए, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ये सब ऐसी टीमें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि हार्ड टेस्ट है। किसी भी टीम को अगर खुद को आंकना है कि हम कहाँ ठहरते हैं तो इन टीमों के खिलाफ खेलना चाहिए। और भारत ने, जैसे कि बेल्जियम ओलंपिक चैंपियन रह चुकी है, पहले मैच में हमें उसने हराया और हम यहाँ जब यूरोप चरण में आए थे तो टेबल में शीर्ष पर थे, लेकिन बेल्जियम से हारे, ब्रिटेन से हारे, 2 मैच बैक टू बैक हारने के बाद
वापसी की है भारतीय टीम ने। पहले बेल्जियम को अच्छे अंतर से हराया, पेनल्टी शूटआउट में ग्रेट ब्रिटेन को हराया और अब नीदरलैंड जाएगी टीम और नीदरलैंड के खिलाफ भी इस लय को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी ताकि प्रो लीग में वो जो दूसरे स्थान पर खिसक गई है वो फिर से ब्रिटेन को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर सके। एक और अच्छी खबर है हॉकी के ही मैदान से। जापान में जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को 22-0 से करारी शिकस्त दी। भारत के लिए वैष्णवी विट्ठल फाल्के ने 2, मुमताज खान ने 4, अनु ने 6, सुलिता टोप्पो ने 2, मंजू चौरसिया ने 1, दीपिका सोरंग ने 2, दीपिका ने 4 और नीलम ने 1 गोल किया। शुरुआती क्वार्टर में भारत ने 3-0 की बढ़त बना ली थी। दूसरे क्वार्टर में भारत की तरफ से 7 गोल हुए। तीसरे क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों ने 5 गोल किए। चौथे क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों ने 7 गोल कर मैच को एकतरफा तरीके से 22-0 से जीत लिया। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम अब अपना दूसरा पूल मैच सोमवार को मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। जीत तो बड़ी शानदार दिखाई दे रही है उज्बेकिस्तान के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी जीत टीम के लिए पॉजिटिव रहेगा या फिर कुछ नकारात्मक भी पहलू आएंगे? क्योंकि आप जब इतनी बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं तो लगता है आपको कि आपने पूरी दुनिया जीत ली है। देखिए, जो भारतीय टीम को भी अच्छी तरह से पता है कि उज्बेकिस्तान का विश्व हॉकी या एशियाई हॉकी में क्या स्थान है, तो बहुत ही आसान प्रतिद्वंदी था और ये बेमेल सा मुकाबला था। लेकिन जिस तरह से जूनियर पुरुष टीम ने सालाला में खिताब जीता है और मैं भारतीय कप्तान का इंटरव्यू देख रही थी कि वो बार बार कह रही थी कि पुरुष टीम से प्रेरणा लेकर इस बार हम भी यहाँ खिताब जीतकर जाएंगे। और देखिए, अन्नू ने डबल हैट्रिक किया है तो प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है खिलाड़ियों का। लेकिन यहां इस जीत के बाद अपने पैर जमीन पर रखने की उनको जरूरत है क्योंकि कड़े मुकाबले आगे आने हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक सत्र के अंतराल के बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों में फिर अपना दबदबा बनाते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब हासिल कर लिया। एक रिपोर्ट। रोमांचक मुकाबलों की गवाह बनी इस प्रतियोगिता के आज अंतिम दिन भी जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। अंतिम समय तक चैंपियन यूनिवर्सिटी के बारे में अनुमान लगाना कठिन था। हालांकि पंजाब यूनिवर्सिटी आगे जरूर थी, लेकिन तलवारबाजी में अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने क्लीन स्वीप किया। फिर भी वो चैंपियन बनने की रेस में पिछड़ गई। राष्ट्रीय खेलों के चैंपियन यश घंगास अंतिम दिन आकर्षण का केंद्र रहे, जिन्होंने जूडो में पुरुषों के 100 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के लिए स्वर्ण पदक जीता। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी ने कुल 69 पदक अपनी झोली में डाले, जिसमें 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक शामिल रहे। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 24 स्वर्ण, 27 रजत और 17 कांस्य पदक से दूसरे स्थान पर रही और उसने पहली बार शीर्ष 3 में जगह बनाई। पिछली बार की चैंपियन कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी 16 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक हासिल करके तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में 203 विश्वविद्यालयों ने हिस्सा लिया और 131 ने खेलों में पदक जीते। इन खेलों का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर के 9 स्थलों में कराया गया। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पराजित हो गए हैं। उन्हें दूसरी वरीयता प्राप्त थाईलैंड के कुलनावुत वितिदर्शन ने कड़े मुकाबले में 21-13, 17-21, 13-21 से पराजित किया। इसके साथ ही टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। उधर पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नॉर्वे के कैस्पर रूड चौथे दौर में पहुंच गए हैं। चौथी वरीयता प्राप्त रूड ने तीसरे दौर में चीन के शैंग जिशेन को कड़े मुकाबले में 4-6, 6-4, 6-1, 6-4 से हराया। और उधर जापान के याशिहितो निशियोका भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में दुनिया की चौथी वरीयता वाली खिलाड़ी एलेना रिबिकिना ने सांस संबंधी बीमारी के कारण टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। विंबलडन विजेता एलेना ने स्पेन की सारा सोरिबेस टोर्मो के खिलाफ अपने तीसरे दौर के मैच के लिए कोर्ट में उतरने से पहले नाम वापसी की घोषणा की। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो मोना, स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।